आइए दोस्तों, आज हम जानकारी लेंगे आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस की आवश्यकता कब पड़ी? जब अंग्रेजी अधिकारियों और अंग्रेजी कर्मचारियों को भारतीयों से बात करने में परेशानी होती थी, तो ये एक किसी मंच की स्थापना करना चाहते थे कि भारतीयों के समक्ष अपनी बात रखी जाए और इनकी बात पूछी जा सके, जब आंदोलन हो रहे थे बड़ी मात्रा में। उस समय यहाँ का जनरल गवर्नर था लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन ने भारतीयों से बात करने के लिए एक मंच का निर्माण करना चाहा, वह थी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आईएनसी ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, किंतु इन्हीं के समय इसकी स्थापना करी जाती है 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 इसकी स्थापना करी जाती है। उस समय एक ब्रिटिश कलेक्टर रिटायर से होते हैं, एक ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिश कलेक्टर पद से रिटायर होते हैं, जिनका नाम होता है एलन एक्टोबियन ह्यूम। आईएनसी की स्थापना एलन एक्टोबियन ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को जब की थी, उस समय ये रिटायर्ड ब्रिटिश कलेक्टर थे। एलन एक्टोबियन ह्यूम अर्थात एओ ह्यूम ने जब कांग्रेस की स्थापना करी थी, इसमें ये रिटायर्ड ब्रिटिश कलेक्टर थे और ये जाकर शिमला में बस गए थे। अतः एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना गया। इन्हें भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने भारत में सर्वप्रथम आईएनसी की जो पहली बैठक करी थी, वह करी थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में। तो 28 दिसंबर 1885 को आईएनसी की स्थापना हुई थी। तब इसका नाम था आईएनयू, भारतीय राष्ट्रीय संघ या इंडियन नेशनल यूनियन। जब आईएनसी की स्थापना हुई थी, तब इसका नाम था आईएनयू। बाद में दादा भाई नौरोजी के सहयोग से इसका नाम आईएनसी हो जाता है। आईएनयू की जगह पर इसका नाम हो जाता है आईएनसी। सी जो था ये लिया गया था अमेरिका से, अमेरिका से लिया गया था। सी का मतलब था कांग्रेस, सी का मतलब था कांग्रेस। कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ लोगों का समूह, कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ लोगों का समूह। तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना जो करी थी, वह करी थी एलन एक्टोबियन ह्यूम। जब एलन एक्टोबियन ह्यूम ने स्थापना करी थी, उस समय यहाँ गवर्नर थे, यहाँ के गवर्नर जनरल थे, वह थे लॉर्ड डफरिन गवर्नर थे। एलन एक्टोबियन ह्यूम ये शिमला में जाकर बसे थे, अतः इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना गया। पहला अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, प्रथम अधिवेशन हुआ था, वह हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई। आईएनसी की स्थापना का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में हुआ था। इसमें सर्वप्रथम 72 सहयोगियों ने भाग लिया था। आईएनसी में पहले प्रथम अधिवेशन में जो उपस्थित व्यक्ति थे वह थे 72 व्यक्ति उपस्थित थे। उस समय इसमें 2 व्यक्ति नहीं थे, जो बाद में कांग्रेस के प्रमुख नेता रहे थे। उन 2 व्यक्तियों में से जो नहीं थे, वो आनंद मोहन बोस नहीं थे और एसएन बनर्जी नहीं थे। वो एसएन बनर्जी, इसमें एसएन बनर्जी नहीं थे और आनंद मोहन बोस नहीं थे। तो जब आईएनसी की स्थापना हुई थी, तो उस समय निम्न में से कौन नहीं था? ये RO रिव्यू ऑफिसर 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था
कि जब कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी तब निम्न में से कौन उपस्थित नहीं था। उस समय दो व्यक्ति नहीं थे, एक एस.एन. बनर्जी नहीं थे और एक ये आनंद मोहन बोस नहीं थे। प्रथम अधिवेशन में एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस इंडियन सोसाइटी, ये इंडियन सोसाइटी के दूसरे अधिवेशन में, इंडियन सोसाइटी के दूसरे अधिवेशन में ये कलकत्ता में भाग ले रहे थे। उस समय कलकत्ता में भाग ले रहे थे। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है 1885 में जब प्रथम अधिवेशन में जब 72 लोगों ने भाग लिया था, उनमें निम्न में से कौन नहीं था। तो एस.एन. बनर्जी विकल्प में रहता है और एक आनंद मोहन बोस, दो प्रमुख व्यक्ति थे। इन्हें वैसे 72 व्यक्तियों में तो बहुत सारे व्यक्ति इसमें भाग नहीं लिया था, लेकिन जो बाद में कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारी रहे थे उन व्यक्तियों के ही नाम रखे जाते हैं, अर्थात जो आनंद मोहन बोस और एस.एन. बनर्जी, ये दो व्यक्ति नहीं थे। ये उसमें कलकत्ता में इंडियन सोसाइटी के दूसरे अधिवेशन में शामिल होने गए हुए थे। 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था और ऐसे में दादा भाई नौरोजी ने INU का नाम बदलकर INC रख दिया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस अमेरिका का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है लोगों का समूह। कांग्रेस अमेरिका से लिया गया था। अगला अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष हुए थे 1885 में, प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष हुए थे यह हुए थे अध्यक्ष हुए थे W.C. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी और प्रथम अधिवेशन जो हुआ था यह मुंबई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन बम्बई, उस समय बम्बई था, प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। W.C. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष रहे थे। दूसरा अधिवेशन इसका हुआ था 1886 में। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष रहे थे दादा भाई नौरोजी। तो 1886 में दूसरा अधिवेशन ये हुआ था कलकत्ता में। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, अध्यक्ष रहे थे इसमें दादा भाई नौरोजी, जो कौन थे, जो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी और कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी रहे थे। ये 1886 में रहे थे, ये कलकत्ता अधिवेशन रहे थे। जब दूसरा अधिवेशन हुआ था उसी समय एक कार्य हुआ था, लॉर्ड डफरिन वैसे भी चाहता था किसी संस्था का निर्माण करना, तो यहाँ पर कांग्रेसियों को लॉर्ड डफरिन ने एक पार्टी दी थी, अपने गार्डन में बुलाया था, जिसे कहा जाता है डफरिन की गार्डन पार्टी। तो यहाँ पर कार में गार्डन पार्टी दी गई, गार्डन पार्टी, कांग्रेसियों को गार्डन पार्टी दी गई। वो किसके द्वारा की? डफरिन के द्वारा। तो दूसरे अधिवेशन में 1886 में अधिवेशन कलकत्ता का था, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने करी थी, जो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। और यहाँ पर कार्य हुआ था डफरिन द्वारा कांग्रेसियों को गार्डन पार्टी दी गई थी, क्योंकि डफरिन वैसे भी चाहता था कि एक मंच का निर्माण किया जाए। हो गया, तो इसकी पार्टी दी थी, लॉर्ड डफरिन ने पार्टी दी। और अगला अधिवेशन हुआ था 1888 में। अगला अधिवेशन 1886 अगला 1887 में अधिवेशन हुआ था, ये था मद्रास का। 1887 में मद्रास का अधिवेशन था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में मद्रास में हुआ था अगला अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष हुए थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये कौन थे? ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी, प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ये मद्रास अधिवेशन में थे। बदरुद्दीन तैयब जी जब अध्यक्ष बने थे तब इन्होंने नारा दिया था कांग्रेसी बनो नारा दिया था। जबकि एक कांग्रेस के विरोधी भी थे, मुस्लिम में एक कांग्रेस के विरोधी थे, वह थे सर सैयद अहमद खां। तो सर सैयद अहमद खां हमेशा कांग्रेस का विरोध करते रहे थे, जबकि बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिमों को कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे। इसलिए बदरुद्दीन तैयब जी ने नारा दिया था कांग्रेसी बनो। अगला अधिवेशन हुआ था 1888 में। 1885
86, फिर 87, फिर 88। 1888 में अधिवेशन हुआ था। 1888 में ये हुआ था इलाहाबाद में। 1888 का अधिवेशन था इलाहाबाद का। 1888 में अधिवेशन था इलाहाबाद का और इसमें अध्यक्ष रहे थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल जो कौन? प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष। प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष हुए थे। तो प्रथम पारसी अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी और प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष जॉर्ज यूल। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ जिसके प्रथम अध्यक्ष हुए थे, प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष हुए थे, प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष हुए थे जॉर्ज यूल। यहाँ पर बनारस के राजा शिव प्रसाद ने, बनारस के राजा शिव प्रसाद, बनारस के राजा शिव प्रसाद ने यहाँ पर सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, अहमद खां, सर सैयद अहमद खां के साथ मिलकर कांग्रेस का विरोध यहाँ भी किया था। इलाहाबाद अधिवेशन में बनारस के राजा शिव प्रसाद से मिलकर सर सैयद अहमद खां ने फिर विरोध किया था, जबकि सर सैयद अहमद खां मुस्लिमों को कांग्रेस में शामिल होने से मना करते थे, कांग्रेस विरोधी थे। यहाँ भी विरोध किया था। 1888 में विरोध किया गया। 1889 में अगला अधिवेशन हुआ था, वो था मुंबई का अधिवेशन। 1889 का 1889 में हुआ फिर मुंबई अधिवेशन। 1889 में फिर मुंबई अधिवेशन हुआ और जिसके अध्यक्ष बने थे 1889 में, ये अध्यक्ष बने थे बेडरवन, बेडरवन, बेडरवन दोबारा अध्यक्ष बने थे। एक बार उत्तर प्रदेश के अधिवेशन बने थे 1910 में और एक बार बने थे ये 1889 में बेडरवन। 1889 में मुंबई अधिवेशन हुआ जिसमें बेडरवन अध्यक्ष बने थे और इसमें कार्य हुआ था इसकी विशेषता थी इस कार्य की कि पहली बार 21 वर्षीय नागरिक को, पहली बार 21 वर्षीय नागरिक को 1889 में भारत में पहली बार 21 वर्षीय नागरिक को मतदान का अधिकार मिला था। 21 वर्षीय नागरिक को मतदान का अधिकार मिला, मतदान का अधिकार मिला। 1889 में 21 वर्षीय नागरिक को मतदान का अधिकार मिला था और 1989 में 18 वर्षीय को, ठीक 100 साल बाद 1989 में कांग्रेस अधिवेशन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा 1989 में 18 वर्षीय नागरिक को, भारत में 18 वर्षीय नागरिक को मतदान का अधिकार मिला। इससे ठीक 100 साल पहले 1889 में 21 वर्षीय नागरिक को मतदान का अधिकार मिला था। यह जो अधिकार जो पारित किया गया था, यह किया गया था मुंबई में बेडरवन की अध्यक्षता में। मुंबई का अधिवेशन हुआ था बेडरवन की अध्यक्षता में, यह पारित किया गया था। अब 1890 का जो अधिवेशन था हुआ था कलकत्ता का, 1890 में कलकत्ता का अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष रहे थे फिरोज शाह मेहता, अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। हाँ, इसकी विशेषता थी कि भारत की पहली स्नातक महिला, कादम्बनी गांगुली ने भाग लिया था और कादम्बनी गांगुली ने पहली बार स्नातक कहाँ से किया था? ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से किया था। भारत का उसमें कितना बड़ा दुर्भाग्य था कि भारत की पहली महिला ने जो स्नातक किया था वह कादम्बनी गांगुली थी। मतलब उससे पहले किसी महिला ने स्नातक किया ही नहीं था, शिक्षा का अधिकार था ही नहीं महिलाओं के पास। तो भारत की पहली महिला कादम्बनी गांगुली ने इसमें भाग लिया था। भारत की पहली स्नातक महिला कादम्बनी गांगुली ने भाग लिया। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया भारत की पहली स्नातक महिला कौन है? कादम्बनी गांगुली ने भारत में सर्वप्रथम स्नातक कहाँ से किया था? ये किया था कलकत्ता विश्वविद्यालय से। और इसने किस कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था? इसने 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस में इसने सर्वप्रथम भाग लिया था। ये भारत की पहली स्नातक महिला थी 1890 में।
1896 का अधिवेशन हुआ था। 1896 का अधिवेशन था, ये भी कलकत्ता का था। 1896 का अधिवेशन भी कलकत्ता का था। और 1896 में सर्वप्रथम, अच्छा इसमें जो अध्यक्ष रहे थे 1896 का अधिवेशन भी कलकत्ता अधिवेशन था। इसमें जो अध्यक्ष रहे थे वह थे R.M. सयानी। R.M. सयानी, जिन्हें कहना चाहिए रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी एक मुस्लिम अध्यक्ष थे या मुस्लिम व्यक्ति भी थे। इनके समय सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम आनंद मठ पुस्तक में लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। सर्वप्रथम वंदे मातरम लिखा गया, वो गाया गया था, वह गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। ये गाया गया था R.M. सयानी की अध्यक्षता में। यहाँ पर कार्य सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया। सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम गाया गया। अच्छा, ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि मुस्लिम वंदे मातरम को कहने में शर्म खाते हैं। मुस्लिम द्वारा कभी वंदे मातरम नहीं बोला जाता, क्योंकि वंदे मातरम का अर्थ है, ये संस्कृत भाषा का वंदे मातरम का अर्थ है हम भारत माता की वंदना करते हैं और चरण स्पर्श करते हैं या भारत माता का नमन करते हैं। और इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि ये अल्लाह के अलावा किसी के चरण स्पर्श नहीं करते, ये किसी को नमन नहीं करते। इनके लिए अगर कोई है तो केवल अल्लाह है नमन करने के लिए। इसलिए अच्छा, भारत माता का जो वंदे मातरम का शब्द करते हैं भारत माता का नमन करते हैं, तो ये नहीं कहते मैं भारत माता का नमन करते हैं। हाँ, लेकिन R.M. सयानी इतने सयानी मुस्लिम थे, इतने सयाने थे कि इनकी अध्यक्षता के बाद भी भारत में, अर्थात एक मुस्लिम अध्यक्षता करने के बाद भी कांग्रेस में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया। अगर R.M. सयानी ये सयाने ना होते, इनकी जगह पर और कोई होता, तो वंदे मातरम शायद न गाया जाता। तो याद रखेंगे 1896 में सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन में R.M. सयानी की अध्यक्षता में वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित था। इनकी एक पुस्तक आनंद मठ से लिया गया था वंदे मातरम 1896 में। 1906 अगला अधिवेशन 1906, ये कलकत्ता में हुआ था। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन था और यहाँ पर अध्यक्षता करी थी दादा भाई नौरोजी ने। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन था, अध्यक्षता करी थी दादा भाई नौरोजी ने। और भारत में सर्वप्रथम स्वराज शब्द की मांग जो करी गई थी वह दादा भाई नौरोजी ने करी थी और 1906 में करी थी। जबकि भारत में सर्वप्रथम स्वराज शब्द की जो संकल्पना दी थी वह दयानंद सरस्वती ने दी थी। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि पराधीन राज्य कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन स्वाधीन राज्य के बराबर नहीं हो सकता। स्वाधीनता की संकल्पना सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने दी थी। लेकिन भारत में जब सर्वप्रथम स्वराज शब्द की जो मांग करी गई थी या स्वराज की मांग करी गई थी वह करी थी दादा भाई नौरोजी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो यहाँ पर कार्य भारत में सर्वप्रथम स्वराज की मांग करी गई। स्वराज की मांग करी गई, हमारा राज्य होना चाहिए। स्वराज की मांग करी 1906 में, ये करी गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा। 1907 में होता है सूरत अधिवेशन। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। उसमें अध्यक्षता करी थी रास बिहारी घोष ने या R.B. घोष ने। यहाँ पर कार्य क्या हुआ था? 1907 में यहाँ पर कांग्रेस गरम दल और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 1907 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई थी। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने बीजी तिलक ने यहाँ पर कांग्रेस को याचिका संस्था या बैंगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। बैंगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। जब
जब कांग्रेसी अपनी मीटिंग करते थे और सावधानी से अंग्रेज़ों के समक्ष अपनी मांगें रखते रहते थे और अंग्रेज मांगते भी नहीं थे। ये देखते देखते बहुत दिन हो गए बीजी तिलक को, बाल गंगाधर तिलक तो बाल गंगाधर तिलक ने 1907 में बोला भीख मांगने वाली संस्था बैंक इंस्टीट्यूट, इसमें शामिल नहीं रहना है। तो यहाँ पर गरम दल और नरम दल में मतभेद हो जाता है और बीजी तिलक यहाँ से अलग हो जाते हैं। बीजी तिलक के साथ बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक के साथ इनके कई गरम दल के जो सदस्य होते हैं वह अलग हो जाते हैं। तो कांग्रेस सूरत अधिवेशन में 2 भागों में बढ़ जाती है। जब कांग्रेस सूरत अधिवेशन में 2 भागों में बढ़ती है उस समय अध्यक्ष होते हैं आर.बी. घोष। आर.बी. घोष भी एक गरम दल के ही थे। जब कांग्रेस गरम दल नरम दल में बट रही थी तो वहाँ पर आर.बी. घोष ने इन्हें एकजुट करने का कोई प्रयास नहीं किया, इन्होंने गरम दल को भगाने का प्रयास किया था, तो गरम दल इसलिए अलग हो गया था। तो यहाँ पर गरम दल के अगर प्रमुख नेता बात करी जाए तो 3 थे। लाल पाल बाल की एक त्रिगुट कही जाती है और त्रिगुट के बाद एक स्तंभ और कहा जाता हुआ गरम दल का चौथा स्तंभ था जिसका नाम था अरविंद घोष। चौथा स्तंभ अरविंद घोष। तो यहाँ पर गरम दल नरम दल 3 दलों में बढ़ जाती है। गरम दल जो होता है इसमें होती है लाल पाल और बाल। गरम दल में लाल पाल बाल की एक त्रिगुट होती है, लाल पाल बाल की एक त्रिगुट होती है गरम दल में, और गरम दल के चौथा स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। चौथा स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष, हाँ अरविंद घोष, ये भी गरम दल के व्यक्ति थे। तो लाल पाल बाल में लाल कौन, लाला लाजपत राय, और पाल में बिपिन चंद्र पाल, और बाल में बाल गंगाधर तिलक। लाल पाल बाल और ये त्रिगुट गरम दल की थी और इसमें जो चौथा स्तंभ था वह थे अरविंद घोष। तो ये गरम दल में बढ़ गई सूरत अधिवेशन में। और यहाँ पर नरम दल में थे फिरोज शाह मेहता, नरम दल में थे फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, S.N. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, S.N. बनर्जी और भी व्यक्ति रहे थे। ये कुल नरम दल के नेता थे। 1907 में सूरत गरम दल और नरम दल में बट गया था और 1909 अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, और इसमें 1909 में अध्यक्षता करी थी मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने इसमें अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने करी थी 1909 में। इसमें कार्य हुआ था भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम को पृथक निर्वाचन की अनुमति, पृथक निर्वाचन की अनुमति, पृथक निर्वाचन की अनुमति। भारत में सर्वप्रथम जाति के आधार पर या समुदाय के आधार पर, भारत में सर्वप्रथम समुदाय के आधार पर जो पृथक निर्वाचन की अनुमति दी गई थी वह मुस्लिमों को दी गई थी 1909 में। यही अनुमति कवि B.R. अम्बेडकर लेने पहुंचे थे, जिसे कहा गया था कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट, जो मान्यता दे दी गई थी। यहाँ B.R. अम्बेडकर अर्थात यहाँ दलितों को निर्वाचित होने के लिए अलग सीटें निर्धारित कर दी गई थी। लेकिन 1909 में जब मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की अनुमति दी गई थी उस समय तो किसी प्रकार की कोई हड़ताल नहीं रखी गई थी, लेकिन दलितों को अलग निर्वाचन करने के लिए हड़ताल रख दी गई थी। 1909 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, मदन मोहन मालवीय जिसके अध्यक्ष रहे थे, और कार्य हुआ था मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की अनुमति यहाँ पर पास कर दी गई थी। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, 1911 कलकत्ता अधिवेशन, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष थे विष्णु नारायण धर, विष्णु नारायण धर। कलकत्ता अधिवेशन विष्णु नारायण धर थे, और इसमें क्या हुआ था, पहली बार भारत में पहली बार जन गण मन गाया गया था, अर्थात भारत का राष्ट्रगान जो बाद में राष्ट्रगान बना, ये सबसे पहले 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में विष्णु नारायण धर की अध्यक्षता में ये जनगण मन गाया गया था। क्यों 1911 में
तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित होना था 1911 में। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन होना था और उसमें ब्रिटिश राजकुमार जॉर्ज पंचम का आगमन था। जॉर्ज पंचम का आगमन था तो उस समय यहाँ के एक भारतीय कवियों को एक सलाह दी गई थी कि आप उनके स्वागत में कोई पंक्तियाँ जरूर लिखें। तो पंक्तियाँ जो लिखी थी यह जॉर्ज पंचम के आगमन पर उनके स्वागत के लिए लिखी गई थी। ये लिखी थी कभी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो लिखी थी जन गण मन, ये गीतांजलि नामक पुस्तक में लिखी गई थी और वही गाया गया था। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत में साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1913 में पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया गया था। तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में विश्वनाथ नारायण धर की अध्यक्षता में सर्वप्रथम जन गण मन गाया गया था भारत में। और 1916 में जब गरम दल नरम दल एकजुट हो गए थे तो उसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना गया था। ये जो एकजुट लखनऊ में हुए थे तो 1916 में अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और इसमें जो अध्यक्षता करी थी वह करी थी अंबिका चरण मजूमदार। यहाँ पर जब लखनऊ समझौता हुआ था या गरम दल नरम दल एकजुट हुए थे उसमें अध्यक्षता कांग्रेस की किसने करी थी? वह करी थी अंबिका चरण मजूमदार ने। तो इसका प्रमुख जो कार्य था वह कार्य था गरम नरम दल। ऐसे में इसी समय होम रूल लीग और मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई थी। होम रूल लीग और मुस्लिम लीग ये इसमें एकजुट हो गए थे। 1916 का समझौता लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता, जो गरम दल नरम दल मुस्लिम लीग और होम रूल लीग सब इसमें एकजुट हो गए थे 1916 में एकजुट हो गए। 1917 में जो अधिवेशन हुआ था वह भी था कलकत्ता का, अर्थात भारत में सबसे ज़्यादा जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे वह कलकत्ता में हुए थे। सबसे ज़्यादा अधिवेशन हुए थे वह कुल कलकत्ता में हुए थे। तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता करी थी एनी बेसेंट ने। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने करी थी। तो इसकी विशेषता क्या थी? एनी बेसेंट ने करी थी। विशेषता क्या थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। इसमें अगला कार्य था प्रथम बार कांग्रेसियों द्वारा ध्वज अर्थात तिरंगा अपनाया गया। प्रथम बार कांग्रेसियों द्वारा तिरंगा अपनाया गया। तो कांग्रेसियों द्वारा सर्वप्रथम तिरंगा किनके कब अपनाया गया? 1917 में। और किनके अध्यक्षता में? एनी बेसेंट की अध्यक्षता में 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो अधिवेशन हुआ था वहीं अमृतसर में। 1919 का अधिवेशन था अमृतसर का। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इस समय अध्यक्षता करी थी मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू। यहाँ पर कार्य क्या हुआ था? 1919 में जलियांवाले बाग हत्याकांड की निंदा, जलियांवाले बाग हत्याकांड की निंदा, बाग की निंदा। 1919 में अमृतसर में अधिवेशन हुआ था और अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने करी थी। यहाँ कार्य जलियांवाले बाग हत्याकांड की निंदा करी थी 1919 में। 1920 में दो अधिवेशन हुए थे। 1920 में दो अधिवेशन हुए थे। एक अधिवेशन हुआ था नागपुर में 1920 में, एक अधिवेशन हुआ था नागपुर में और दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। नागपुर और कलकत्ता। 1920 में दो अधिवेशन हुए थे, एक साधारण अधिवेशन, एक विशेष अधिवेशन। जो नागपुर में हुआ था इसके राघवाचारी इसके अध्यक्ष रहे थे। विजय राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। और कलकत्ता अधिवेशन में जो अध्यक्ष बने थे वह बने थे लाला लाजपत राय। अब बताएं आप, लाला लाजपत राय किस दल के नेता थे? गरम दल के या नरम दल के? लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे और इनके चौथे स्तंभ थे अरविंद घोष।
तो गरम दल के नेताओं में से एकमात्र नेता ने अध्यक्षता करी थी, वह थे लाला लाजपत राय, जिन्होंने 1920 के विशेष अधिवेशन में अध्यक्षता करी थी। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि त्रिकूट में से किस एकमात्र व्यक्ति ने अध्यक्षता करी थी, तो लाला लाजपत राय ने करी थी। अथवा गरम दल के 4 स्तंभों में से किसने एक बार अध्यक्षता करी थी, वह लाला लाजपत राय ने करी थी 1920 के विशेष अधिवेशन में। लाला लाजपत राय ने 1920 के विशेष अधिवेशन में अध्यक्षता करी 1920 में। 1924 का अधिवेशन था बेलगांव का अधिवेशन। 1924 का बेलगांव का अधिवेशन था और इसमें अध्यक्षता करी थी महात्मा गांधी ने। कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी 1924 में। इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी कि एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता किनके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा एक बार मात्र अध्यक्षता करी गई थी। महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक अधिवेशन अध्यक्षता करी गई थी, वह करी गई थी बेलगांव अधिवेशन की, ये 1924 में। 1925 में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कानपुर में सरोजनी नायडू। तो 1925 में अधिवेशन हुआ था कानपुर का और अध्यक्षता करी थी सरोजनी नायडू ने। अध्यक्षता करी सरोजनी नायडू ने 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू अध्यक्षता करी। और ये विशेषता थी इसकी विशेषता क्या है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू द्वारा अध्यक्षता करेगी, जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थे। जब 1917 में पहली महिला द्वारा अध्यक्षता करी गई थी, वह करी गई थी एनी बेसेंट द्वारा। कांग्रेस की अध्यक्ष कुल 3 महिलाएं रही थी। एक रही थी 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। 1933 में नलिनी सेन गुप्ता कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। 3 महिलाएं रही थी, नलिनी सेन गुप्ता, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू। कांग्रेस में 3 महिलाओं ने अध्यक्षता करी थी। तो 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता करी थी। इसकी विशेषता थी प्रथम भारतीय महिला द्वारा अध्यक्षता। और 1925 की विशेषता थी, और इसमें एक विशेष कार्य हुआ था कि सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में सर्वप्रथम झंडा गान गाया गया था, जो बाद में भारत का झंडा गान बना था। वह गाया गया था विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो भारतीय का जो वर्तमान झंडा गान है, ये किसने लिखा था? ये लिखा था श्यामलाल गुप्त ने। झंडा गान ये लिखा था श्यामलाल गुप्त ने। तो 1925 के कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू द्वारा अध्यक्षता करी गई थी। तो सरोजनी नायडू द्वारा अध्यक्षता में जो कार्य हुआ था, वह प्रथम कार्य था कि भारत में सर्वप्रथम कांग्रेसियों द्वारा 1925 में झंडा गान गाया गया था। जो झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये किसने लिखा था? ये श्यामलाल गुप्त ने लिखा था 1925 का। श्यामलाल गुप्त ने लिखा था 1926। अगला 1929 में जो अधिवेशन हुआ था, वह हुआ था लाहौर में और अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। और इसमें कार्य क्या हुआ था? भारत में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग करी थी, वह 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा करी गई थी। भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। और भारत में स्वराज की मांग सर्वप्रथम 1906 में दादा भाई नौरोजी द्वारा करी गई थी। और भारत में पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू द्वारा करी गई थी। इसका कार्य था पूर्ण स्वराज। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की कुल 3 बार अध्यक्षता करी थी। वह करी थी
1929 में, 1936 में और 1937 में। 1929, 36 और 37 जवाहरलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस की कुल 3 बार अध्यक्षता करी गई थी। ये करी गई थी 29, 36 और 37। 29 में अध्यक्षता करी थी वह लाहौर में करी थी। 29 में अध्यक्षता लाहौर में करी थी और 37 में अध्यक्षता करी थी ये फैजपुर में करी थी। 37 में अध्यक्षता फैजपुर में करी थी और ये लाहौर में करी थी। तो कांग्रेस द्वारा, अच्छा दादा भाई नौरोजी भी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे और जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। निर्वाचित तो 2 बार हुए थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन एक बार उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो 1929 में, अच्छा फैजपुर जो ये था ये बंगाल का था, बंगाल का ये एकमात्र गांव का अधिवेशन था। भारत में एकमात्र में कांग्रेस का जो अधिवेशन गांव में हुआ था वह 1937 का फैजपुर का अधिवेशन हुआ था। 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग करी 1929 में। और 1931 का अधिवेशन था वह था कराची अधिवेशन और अध्यक्षता करी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अध्यक्षता करी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसमें कार्य क्या हुआ था, इसमें महात्मा गांधी को कार्य या विशेषता, इसकी विशेषता या कार्य क्या थे, महात्मा गांधी को कांग्रेसियों द्वारा काले झंडे दिखाए गए थे। 1931 में कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को सर्वप्रथम कांग्रेसियों द्वारा काले झंडे दिखाए गए थे 1931 में। 1937 में अगला अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था फैजपुर में। 1937 में फैजपुर का अधिवेशन था, फैजपुर बंगाल में पड़ता है और अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। इसकी विशेषता क्या थी, इसकी विशेषता थी कि कांग्रेस का एकमात्र गांव का अधिवेशन, कांग्रेस का एकमात्र जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का एकमात्र गांव में अधिवेशन 1937 में एकमात्र गांव में अधिवेशन हुआ था। 1938 में अधिवेशन हुआ था हरिपुरा। 1938 में अधिवेशन हरिपुरा हुआ था और इसमें अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। 1938 में सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने थे और 1939 में अब निर्वाचन द्वारा पुनः सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। 1939 में ये होता त्रिपुरी मध्य प्रदेश में अध्यक्ष तो पुनः सुभाष चंद्र बोस चुने जाते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस यहाँ से त्यागपत्र दे देते हैं। तब त्रिपुरी संकट उत्पन्न होता है। जब त्रिपुरी संकट उत्पन्न होता है तब अध्यक्षता करी जाती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। यहाँ पर जब सुभाष चंद्र बोस जब त्यागपत्र दे देते हैं तो यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं, या कार्यकारी अध्यक्ष कहना चाहिए, कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं, वह बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1939 में चुने तो सुभाष चंद्र बोस गए थे, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र दे देने के बाद फिर यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा अध्यक्षता करी गई थी 1939 में, 1939 में। अब 1940 में अगला 1940 ये रामगढ़ अधिवेशन होता है, रामगढ़ महाराष्ट्र का अधिवेशन होता है और यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम अध्यक्ष बनते हैं। ये कांग्रेस में सबसे नवयुवक, कांग्रेस के सबसे नवयुवक या सबसे कम उम्र का अध्यक्ष, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। सबसे कम उम्र के जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनते हैं और 1940 के बाद 41 और 42 में निर्वाचन नहीं होता। 1941 में क्रिप्स मिशन का गठन हो जाता है
लंदन में। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है, तो 1941 में क्रिप्स मिशन के आने की सूचना के कारण कोई अधिवेशन नहीं होता। 1942 में जब क्रिप्स मिशन आ जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के कारण फिर कांग्रेसों द्वारा कोई अधिवेशन नहीं किया जाता। फिलहाल चलते चलते 1946 हो जाती है। तो 1941 में तो हुआ था, फिर 1941 में नहीं हुआ, 42 में नहीं हुआ, 43 में नहीं हुआ, 44 में नहीं हुआ और 45 में नहीं हुआ। तो यहाँ पर अधिवेशन तो नहीं हुए, ना यहाँ पर अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ, ना यहाँ पर अधिवेशन हुए और ना यहाँ पर अध्यक्ष पद का निर्वाचन हुआ। तो 1940 से 1945 तक 1940 से 1945 तक जो अध्यक्ष रहे थे वह डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। परिस्थितियाँ कुछ गंभीर होने के कारण यहाँ पर 1940 के बाद अधिवेशन हो ही नहीं पाए। अधिवेशन नहीं हो पाए तो अध्यक्ष पद का निर्वाचन भी नहीं हो पाया। फिर 1946 में जब अध्यक्ष पद का निर्वाचन होता तब बनते हैं JB कृपलानी। तो 1946 में मेरठ का अधिवेशन होता है। 1940 के बाद सीधा अधिवेशन होता है 1946 में। तो कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। कुल 6 वर्ष 40 से 45 तक, 40 41 42 43 44 45, 40 से 45 तक अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति अबुल कलाम आज़ाद थे और कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे थे वह भी डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद थे। अब अगला 1946 में होता अधिवेशन। 1946 में ये अधिवेशन हुआ था मेरठ में और अध्यक्ष थे JB कृपलानी, सुचेता कृपलानी के पति जी JB कृपलानी। भाई सुचेता कृपलानी जो भारत में पहली मुख्यमंत्री रही थी, सुचेता कृपलानी। 1946 में मेरठ में JB कृपलानी ये सुचेता कृपलानी के पति थे। एक बार एक प्रश्न आया था कि वह कौन सा एक दंपत्ति और महापुरुषों में से था जो पति और पत्नी अलग अलग पार्टी से संबंधित थे। तो JB कृपलानी दूसरी पार्टी से थे और सुचेता कृपलानी दूसरी पार्टी से थी। दोनों की पार्टियां अलग थीं और दोनों चुनाव लड़ते थे। 1946 में मेरठ में JB कृपलानी अध्यक्ष रहे थे और 1947 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। तो अध्यक्ष वही रहे 1947 में। कौन? JB कृपलानी। तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। 3 बार अध्यक्ष पूछाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था तब अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? JB कृपलानी। और अमृतसर में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब अमृतसर की अध्यक्षता किसने करी थी? वो करी थी मोतीलाल नेहरू ने। 3 बार अध्यक्ष पूछे जाते हैं खास तौर से। 1947 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ तो अध्यक्ष 1947 में फिर वही रहे JB कृपलानी, अर्थात आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थे? आज़ादी के समय अध्यक्ष थे JB कृपलानी। आज़ादी के समय भी अध्यक्ष थे JB कृपलानी। 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। अब महात्मा गांधी द्वारा प्लान बनाया जाता है अब कांग्रेस ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, अब कांग्रेस को समाप्त हो जाना चाहिए। तो एक अंतिम अधिवेशन और कराया जाता है 1948 का। तो कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन अथवा स्वतंत्रता के बाद एकमात्र अधिवेशन हुआ था वह हुआ था जयपुर राजस्थान में, जिसकी अध्यक्षता करी थी कभी जो अध्यक्ष बनने के लिए तड़प रहे थे पट्टाभी सीतारमैया। तो लास्ट में कांग्रेस के समाप्त होते होते एक बार अध्यक्ष बना दिए गए थे, जो कभी सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। तो 1948 में कांग्रेस जो अधिवेशन होता है वह होता जयपुर राजस्थान में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष हुए थे पट्टाभी सीतारमैया आखिरकार एक बार अध्यक्ष बन ही गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने करारी हाथ दी थी
अर्थात अब 1948 बाद कांग्रेस समाप्त हो गई थी। जो अधिवेशन कांग्रेस के कुल अधिवेशनों में से उत्तर प्रदेश में कुल 9 अधिवेशन हुए थे, उसमें 3 अधिवेशन इलाहाबाद में हुए थे और 3 अधिवेशन लखनऊ में हुए थे और 1 अधिवेशन वाराणसी में हुआ था, 1 मेरठ में हुआ था और 1 कानपुर में हुआ था। कानपुर में जब हुआ था तब सरोजिनी नायडू 1925 में सरोजिनी नायडू में। अर्थात कांग्रेस के कुल अधिवेशनों में से 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए थे, 3 लखनऊ में, 3 इलाहाबाद में और 1 मेरठ, 1 वाराणसी और 1 कानपुर में। ये कुल 9 अधिवेशन। तो इलाहाबाद में अधिवेशन कब कब हुए थे? इलाहाबाद में कांग्रेस के कुल 3 अधिवेशन इलाहाबाद में हुए थे। ये हुए थे 1888 में इलाहाबाद में, 1888 में और 1892 में और 1910 में। 1888 में जब इलाहाबाद में हुआ था, इसमें पहले अंग्रेजी अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूल, अध्यक्ष जॉर्ज यूल बने थे और 92 में यहाँ बने थे S.N. बनर्जी। इलाहाबाद के 1892 में जो अध्यक्ष बने थे वह S.N. बनर्जी बने थे और 10 में जो बने थे वह बने थे विलियम बेडरबर्न 2 बार अध्यक्ष बने थे, एक 1910 में बने थे और एक बने थे 1989 में। 1989 में बने थे, तब ये बने थे बम्बई में। 1989 में बने थे तब बम्बई में। तो बेडरबर्न कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने थे और इलाहाबाद में 3 अधिवेशन हुए थे। 1888 में हुआ था, 1892 में हुआ था और 1910 में हुआ था। लखनऊ में 3 अधिवेशन हुए थे, लखनऊ में भी 3 अधिवेशन हुए। लखनऊ में कुल 3 अधिवेशन हुए। लखनऊ में 3 अधिवेशन हुए थे, वह हुए थे 1999 में। इसके अध्यक्ष रहे थे R.C. दत्त। 1999 में जिसके अध्यक्ष रहे थे R.C. दत्त। 1999 अधिवेशन भी लखनऊ में हुआ था और 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था जिसके अध्यक्ष थे मजूमदार, अंबिकाचरण मजूमदार। 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार अध्यक्ष रहे थे और 1936 में अध्यक्ष रहे थे जवाहरलाल नेहरू ने 29 में, 36 में और 37 में 3 बार अध्यक्षता करी थी। 36 में करी थी ये लखनऊ से, 37 में करी थी फैजपुर से और 29 में करी थी लाहौर से। 29 में लाहौर से जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 बार अध्यक्षता करी थी। अर्थात लखनऊ में 3 अधिवेशन हुए थे। 1999 में R.C. दत्त, 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार लखनऊ समझौते में और 1936 में जवाहरलाल नेहरू। अर्थात जवाहरलाल नेहरू 36-37 में लगातार अध्यक्ष रहे थे। 29 में इससे पहले एक बार लाहौर में भी रहे थे जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। 3-3-6 हो गए। अब 3 अधिवेशन और हुए थे उत्तर प्रदेश में। वह उत्तर प्रदेश में 3 अधिवेशन हुए थे। वह हुआ था एक कानपुर का, एक हुआ था वाराणसी का और एक हुआ था कानपुर, वाराणसी और एक हुआ था मेरठ का। मेरठ हुआ था 1946 में और इसके अध्यक्ष रहे थे J.B. कृपलानी। इसके अध्यक्ष रहे J.B. कृपलानी। कानपुर में हुआ था 1925 में जिसके अध्यक्ष रही थी सरोजनी नायडू। और वाराणसी में जो हुआ था ये हुआ था 1905 में। वाराणसी में 1905 में जिसके अध्यक्ष रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये रहे उत्तर प्रदेश के अधिवेशन। और दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष रहे थे। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष रहे तो वह रहे थे, ये रहे थे 86 में, 1986 में, 1993 में और 1906 में। 1906 में रहे थे, ये कलकत्ता अधिवेशन में रहे थे। कलकत्ता अधिवेशन
93 में रहे थे, लाहौर अधिवेशन में रहे थे, और 86 में रहे थे ये भी कलकत्ता अधिवेशन में। तो दादा भाई नौरोजी भी 3 बार अध्यक्ष रहे थे, ये कलकत्ता 2 बार और 1 बार लाहौर में। और जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार अध्यक्ष रहे थे, 29 में और 36 में और 37 में। जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार अध्यक्ष रहे। वेडरबर्न 2 बार अध्यक्ष रहे थे। सुभाष चंद्र बोस 2 बार चुने गए थे, लेकिन अध्यक्षता मात्र 1 बार करी थी। 1 बार उनकी अध्यक्षता कार्यकारी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने करी थी।